हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ये टॉप 50 एमसीक्यू हैं जो बिल्कुल बेस लेवल के हैं। इन 50 में से अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको ये सारे दिखेंगे, कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं। ठीक है, अब ईयर के साथ मैं नहीं बता रही हूँ, वो भी एक जब लास्ट में हम करेंगे तो मैं ईयर के साथ भी बता दूँगी कौन से साल में कौन सा आया है। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारे एमसीक्यू और हम आगे और करते जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, बट अब इस एमसीक्यू का एक वो देखना आप कि जो मैं आपको बता रही हूँ सही आंसर है। अगर लगा लो कि सही बी है तो जो बाकी 3 आंसर हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो मैं तो आपको एक ही बताऊंगी अभी कि इसका ये आंसर है, बट जो इसके नहीं होंगे ऑप्शन आपको उनके बारे में भी पढ़ना है। तो उस तरीके से आपका क्या होता है कि जो एक बेस लेवल के टॉपिक हैं वो कवर होते हैं। अब जैसे है साइकोलॉजी साइंटिफिकली डिफाइन एज द स्टडी ऑफ, तो हमने ये भी पढ़ा स्टडी ऑफ सोल भी है, माइंड भी है, कॉन्शियसनेस भी है और बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस भी है। तो अब इसका क्या आएगा? तो ये सारे लग रहे हैं हमें, ऑल द अबव तो ऑप्शन है नहीं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेंड करना है मैं ये भी बताती हूँ आपको। अब देखो, जो स्टडी ऑफ सोल था वो सबसे पहले था, उसके बाद माइंड आया, फिर कॉन्शियसनेस आया। तो साइंटिफिकली पूछा इन्होंने, तो साइंटिफिकली में क्या आ जाएगा आपका? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इस टाइप के जो कंफ्यूज करने वाले एमसीक्यू हैं बिल्कुल बेस लेवल के, वो हम इसमें कवर करेंगे। और जो ऑप्शन मैं कवर नहीं करूँगी वो आप खुद से कवर करोगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आगे, और अगर कोई आपको लगेगा कि गलत रिस्पॉन्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब आगे, साइकोलॉजी इज साइंटिफिकली डिफाइन एज द, तो इसका तो मैंने आंसर अभी आपको बता दिया क्या है, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। नेक्स्ट आ गया हमारा द फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कौन है आपका? विलियम वुंड। और ये जो बाकी हैं विलियम जेम्स, इन्होंने क्या काम किया है, कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं? सिगमंड फ्रॉइड है, इसने क्या क्या काम किया है? वॉटसन का क्या काम रहा है, कौन से ईयर में रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेस लेवल के एमसीक्यू मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए, ये नहीं कि जो मैंने करवाया सिर्फ एक तो आपके ये 50 कवर हो गए। इस 50 में आपके लगभग 70-80 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ गया, द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन, कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1879 में हुई थी। कौन सी जगह पे हुई थी? कमेंट करके बताना। स्ट्रक्चरलिज्म वॉज एसोसिएटेड विद, स्ट्रक्चरलिज्म किसके साथ एसोसिएट करता है? टिचनर के साथ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये किसके साथ करता है, वो भी आप बताओगे कि सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म में हम पढ़ते किसको पढ़ते हैं? हमें लगता है वो विलियम वुड ने दिया, बट जो उनके स्टूडेंट थे टिचनर, ये उनके साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, अब वॉटसन के साथ क्या एसोसिएट करता है? स्किनर के साथ क्या करता है? पियाजे ने क्या क्या काम किया? जैसे आपको लगता है पियाजे ने सिर्फ कॉग्निटिव पे काम किया है, बट क्या इसने मॉरल में भी किया है? मॉरल डेवलपमेंट में अगर इसने काम किया है तो क्या किया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ गया फिफ्थ, फंक्शनलिज्म वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड। अब देखो, फंक्शनलिज्म किसके साथ इन्फ्लुएंस करता है? डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, और फिर साइको एनालिसिस, जेस्टाल्ट और बिहेवियरिज्म, तो इसका आंसर है नहीं, बट इन सब अप्रोचेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फोर, अब जैसे साइको एनालिसिस है तो ये कौन सी फोर्स है इन साइकोलॉजी? फर्स्ट 4 फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। मेरे को साथ साथ में जो याद आ रहा है मैं आपको बताती जाती हूँ, जो कंसेप्ट की आपको पता होने चाहिए। अब आ गया, होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। तो ये क्या है आपका? सिंपल सा आंसर है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। बट साइको एनालिसिस में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं? ह्यूमनिज्म में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं? कौन से ईयर में ये स्कूल्स आए हैं? तो थॉट्स आए हैं, आपको पता होना चाहिए। बिहेवियरिज्म एम्फेसाइज ऑन, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ही है, क्योंकि जो अनकॉन्शियस है उस पर कौन करता है आपका? अनकॉन्शियस मोटिव पे किसने काम किया? चलो बताओ। अब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस पर किसने किया और ड्रीम्स पे किसका काम है, ये भी आप बताओगे। 8th आ गया, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग? आपकी बहुत इजी है, इवॉन पैवलव ने। अब बताओ, स्किनर ने कौन सी दी है, थॉर्नडाइक ने कौन सी दी है, कोहलर ने कौन सी दी है? और स्किनर का कौन से एनिमल पे काम था, थॉर्नडाइक का कौन से एनिमल पे काम था, पैवलव का कौन सा एनिमल पे काम था, और कोहलबर्ग का कौन से एनिमल पे काम था, और कौन कौन से ईयर में इनकी थ्योरीज आई थी, ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट आ गया 9th आपका, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है किसके साथ एसोसिएट करती है? स्किनर के साथ। तो फ्रॉइड के साथ क्या एसोसिएट करता है? पियाजे के साथ क्या करता है? और वुंड के साथ क्या एसोसिएट करता है? ये आपका काम है पता करना। नेक्स्ट आ गया, इनसाइट लर्निंग वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, कौन है इनसाइड लर्निंग के लिए? कोलबर्ग है, सबको पता है। और ये कौन सा साइकोलॉजिस्ट है? और ये बाकी वाले किसके साथ एसोसिएट करते हैं, ये आपको बताना है। अब आ गया, साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, तो बिल्कुल इजी है, सिगमंड फ्रॉइड। तो एडलर ने कौन सी थ्योरी दी है, कौन से ईयर में दी है? कार्ल युंग ने कौन सी थ्योरी दी है, कौन से ईयर में दी है? उसके क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? इरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है, उसके क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कौन से ईयर में आई है? ये आपका काम है पता करना। तभी मैं आपको ये बेस लेवल करवा रही हूँ। बेस लेवल का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको पूछा साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है तो आपको पता है फ्रॉइड ने, और आपका आंसर सॉल्व हो गया। जो बाकी के हैं उनका A to Z आपको पता होना चाहिए। अब आ गया, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द रियलिटी प्रिंसिपल इज गवर्नड बाय, सबसे पहले आ गया, हमने बोला फ्रॉइड के अकॉर्डिंग रियलिटी प्रिंसिपल को कौन गवर्न करता है? तो आपको पता होना चाहिए जो सिगमंड फ्रॉइड है उसके अकॉर्डिंग कितने प्रिंसिपल्स हैं। पहले रियलिटी प्रिंसिपल पे तो आपका ईगो आ गया। अब बताओ, ईड कौन से प्रिंसिपल पे है, सुपर ईगो कौन से प्रिंसिपल है, और लिबिडो के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ गया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मेनली फोकस ऑन, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो मेनली किस पे
क्या वो रीइंफोर्समेंट पे फोकस करती है, क्या वो अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट पे फोकस करती है, क्या वो ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस करती है या रिफ्लेक्स पे करती है? तो वो ह्यूमन पोटेंशियल पे फोकस करती है। बाकी चीज़ें हैं जो इन पे कौन फोकस करता है आपको पता होना चाहिए। अब आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंसेप्ट वॉज गिवन बाय। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया है? रॉजर मैश्लो, चलो स्किनर एंड पैवलव, कोई भी रख लो तो पता होगा आपको। इब्राहम मैश्लो ने दिया हुआ है। तो रॉजर्स ने क्या कंसेप्ट दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। अब आ गया हमारा कि जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी है वो किसने डेवलप की है? क्लाइंट सेंटर थेरेपी किसने दी है आपको ये पता होना चाहिए। किसने दी है? एलिस ने दी है, बैक ने दी है कि कॉल यूंग ने दी है? तो इसका आंसर है रॉजर। तो रॉजर ने दी है, कौन से ईयर में दी है? क्या उसके मेन कोर जो प्रिंसिपल या कोर एलिमेंट थे क्या थे? अगर कॉल रॉजर ने क्लाइंट सेंटर थेरेपी दी है तो जो एलिस है उसने कौन सी दी है, बैक ने कौन सी दी है, और कॉल यूंग ने क्या बोला है थेरेपी के बारे में? ठीक है, ये सब आपका होमवर्क है। अब आ गया कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेनली स्टडी। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है मेनली क्या स्टडी करती है? वो मेंटल प्रोसेसेस। बहुत इजी है। तो हार्मोन को कौन स्टडी करता है, मसल्स को कौन करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन करता है, और ये क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद वर्क प्लेस बिहेवियर इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी। तो इसका आंसर है आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और बाकी तीन की डिटेल को आपको पढ़ना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मेनली फोकस ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पॉलिटिकल या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसका क्या है? टीचर लर्निंग प्रोसेस। बहुत ईजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद एनिमल बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर, चाइल्ड ग्रोथ ओनली और एडवर्टाइजिंग। तो इसका क्या आ गया आपका? मेंटल डिसऑर्डर। सोशल साइकोलॉजी स्टडी ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, ब्रेन केमिस्ट्री, इंटेलिजेंस टेस्ट ओनली और ड्रीम्स। तो ये क्या है? ग्रुप बिहेवियर, इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी मोटिवेशन ओनली, लाइफ स्पैन चेंजेस। तो इसका सिंपल आंसर है, बाकी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइफ स्पैन चेंजेस। 22 आ गया आपका। द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय थॉर्नडाइक, पैवलव, स्किनर और टॉलमैन। तो ये किसने दिया लॉ ऑफ इफेक्ट? आपका थॉर्नडाइक ने दिया। और जो बाकी लॉ हैं कौन कौन से हैं इसके, और वो लॉ क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। पैवलव के प्रिंसिपल पता होने चाहिए, स्किनर के प्रिंसिपल पता होने चाहिए, और टॉलमैन के आपको स्टेप्स भी पता होने चाहिए लर्निंग के। इंट्रोस्पेक्शन मैथड वॉज मेनली यूज्ड इन, कौन से इसमें यूज़ हुआ था इंट्रोस्पेक्शन मेथड? बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और ह्यूमनिज्म। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चरलिज्म में, और किसने दिया हुआ है ये भी पता होना चाहिए। ए वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर इज़, तो क्या है वो वेरिएबल जिसको हाँ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट कर सकता है? डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस और इंडिपेंडेंट और कंट्रोल। तो जिसको मैनिपुलेट करते हैं वो क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या होता है? जिस पे रिजल्ट देखते हैं। एक्सट्रेनियस क्या होता है? जिसको हम कंट्रोल करते हैं, बाहर की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट को क्या कर रही होती हैं? इफेक्ट कर रही होती हैं। वेरिएबल मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, जिसको मेजर करते हैं वो क्या आ गया हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज बिटवीन। कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 1, -1 to +1, -2 to +2 और 0 to 10। तो इस कितनी होती है? 1 to +1, -1 से +1 तक। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स, पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है? वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, वन वेरिएबल इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है? एक साथ होता है। इन्होंने बोला अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा और वो पैरेलल रहता है। बट जो वेरिएबल एक साथ बढ़ते और कम होते हैं वो क्या है हमारे? पॉजिटिव। अगर जैसे एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो टेस्ट स्कोर भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो टेस्ट स्कोर भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर वहाँ ही हम नेगेटिव की बात करें तो जैसे एक्सरसाइज इंक्रीज़ हो रही है तो वेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये अपोजिट आ गया, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन आ गया, ठीक है। नो कोरिलेशन मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो आपका हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव है वो +1 है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव -1 है, नो कोरिलेशन आपका 0 है। नेक्स्ट आ गया एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग। किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड बेस्ट, किस चीज़ को सूट करता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट के लिए, पर्सनैलिटी ट्रेट के लिए, या सोशल क्लास डिफरेंसेस के लिए। तो कॉज इफेक्ट के लिए आपका एक्सपेरिमेंट है, हिस्टोरिकल के लिए, पर्सनालिटी के लिए और सोशल क्लास डिफरेंस के लिए कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं ये आप बताओगे, ये आपको पता होना चाहिए। ए हाइपोथेसिस शुड बी एम्बिगुअस, टेस्टेबल, इमोशनल और लेंथी। तो क्या होनी चाहिए? वो टेस्टेबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी रेफर टू एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिबिलिटी और जनरलाइजेशन। तो जो आपकी रिलायबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट होता है, ठीक है।
अब आ गया वैलिडिटी। रेफर्स टू, वैलिडिटी क्या होती है आपकी? स्टेबिलिटी, रिपीटिशन, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट और सिंप्लिसिटी। तो ये क्या है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन ए सोशली अप्रूव्ड मैनर इज हलो इफेक्ट, प्रोजेक्शन, सोशल डिज़ायरेबिलिटी और रिग्रेशन। तो ये क्या है आपका? सोशल डिज़ायरेबिलिटी। नेक्स्ट आ गया द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप इज़ कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब आप रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को सिलेक्ट करते हो पॉपुलेशन में से, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। स्केल क्या होते हैं पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। रैंडम सैम्पलिंग हेल्प इन इंक्रीज बायसनेस, रिड्यूस रिप्रेजेंटेटिवनेस, एंश्योर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। और एस्टिमेट हाइपोथेसिस तो नहीं है। इंटेलिजेंस क्वोशंट फार्मूला वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आईक्यू का फार्मूला किसने इंट्रोड्यूस किया था? सॉरी हम इस वाले पे पहुंच गए। तो वो किया था आपके विलियम स्टर्न ने। गैल्टन ने क्या किया था? बिने ने क्या किया था? टर्मन ने क्या किया था? इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, तो किसने किया था? बिने एंड साइमन ने। और इन सब ने इंटेलिजेंस के लिए क्या बोला ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पेयरमैन प्रपोज्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ट्रायरिक थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसने दी है टू फैक्टर थ्योरी, और थ्योरी डिटेल में क्या है पता होनी चाहिए, और बाकी ऑप्शन भी आपको डिटेल में पता होने चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, इमोशनल इंटेलिजेंस का किसने किया था? गोलमैन ने। और गोलमैन की थ्योरी क्या थी इमोशनल इंटेलिजेंस की? क्या 5 कंपोनेंट थे जिसके बारे में वो बात करते थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग इज़, उसको हम सिंपैथी बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं या फिर इंसाइट बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बी, एम्पैथी। तो सिंपैथी क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, इंसाइट क्या है, ये भी आपको पता होना। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ओ सॉरी आंसर सामने ही आपका, वर्किंग मेमोरी। और वर्किंग मेमोरी को हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, बट जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और वर्किंग मेमोरी है इनमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है। अगर पता होगा तो कमेंट करके बताना, और बाकी मेमोरी भी आपको पता होनी चाहिए। फॉरगेटिंग ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेस डिके थ्योरी, ठीक है। ये बाकी तो सामने ही दिख रहा है कि नहीं है। मोटिवेशन रेफर टू लर्निंग प्रोसेस ओनली, फोर्सिंग डायरेक्टिंग बिहेवियर, मेमोरी स्टोरेज, इंटेलिजेंस टेस्ट। कितने बेवकूफ़ से इसके वो दिए हुए हैं ऑप्शन, तो इसका क्या है? फोर्स डायरेक्टिंग बिहेवियर। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हल, मास्लो, रॉजर और एमसी-क्लैन। तो ये कौन है? क्लार्क हल। बाकियों ने क्या दिया वो भी पता होना चाहिए। मैस्लो अरेंज्ड ह्यूमन नीड इन सर्कुलर फॉर्म, रैंडम ऑर्डर, हेरारिकल ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिक। तो क्या है? सी है आपका, हेरार्की में उसने अरेंज किए थे। कैननबर्ग थ्योरी इज़ रिलेटेड टू, कैननबर्ग की थ्योरी किसके साथ रिलेट करती है? पर्सनालिटी, लर्निंग, इमोशन और मोटिवेशन। तो किसके साथ? इमोशन के साथ। क्या थ्योरी है, कौन से ईयर में आई है, कौन सा ब्रेन का पार्ट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था और कैसी चीज़ें चल रही थी, बिल्कुल डिटेल पता होनी चाहिए। जेम्स लैंजे थ्योरी सजेस्ट दैट इमोशन प्रोसीड बॉडीली चेंजेस प्रोसीड इमोशन, कॉग्निशन इज एब्सेंट इन इमोशन और इमोशन आर अनकॉन्शियस। तो उसने क्या बोला था? बॉडीली चेंजेस प्रोसीड इमोशन। तो इसका क्या है? बी। इसके साथ इन्होंने फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस की भी बात की है, वो भी पता होना चाहिए। कौन से ईयर में ये थ्योरी पर आई वो भी पता होना चाहिए। 47 आ गया आपका दी एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं? न्यूरॉन को करते हैं, हार्मोन को करते हैं, सिनेप्सिस को करते हैं और रिफ्लेक्स को करते हैं। तो हार्मोन्स को करते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं, सिनेप्सिस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं, पता होना चाहिए। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़, तो क्या है? सेरिबेलम, मेड्यूला, सेरिब्रम और थैलेमस। तो ये है आपका सेरिब्रम। इसका फंक्शन क्या है? इन सब के फंक्शन क्या है? इनका अरेंजमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन इज़ बेसिक यूनिट ऑफ डाइजेशन, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, क्या ये एमसीक्यू दे दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी और एंडोक्राइन। तो ये क्या है? आपका नर्वस सिस्टम ही है। साइकोलॉजी इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन फ्रॉम, तो कौन सी फील्ड में से आई है? बायोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी या एंथ्रोपोलॉजी। तो किससे आई है? ये आपकी फिलॉसफी से आई है। तो ये आपके 50 थे, ये 50 बिल्कुल बेस थे। ये बेस अगर मतलब कोई फर्स्ट टाइम अगर कोई एमसीक्यू अटैम्प्ट कर रहा है उसके लिए थे। अब जैसे जैसे मैं नेक्स्ट 50 लेके आऊँगी उनका लेवल इंक्रीज़ होगा, बट इस 50 में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, सारे ऑप्शन नहीं पता होंगे, तो आपने बैठ के वो अपने कंप्लीट करने हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें।